20 नवंबर 2025 को राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच के विवाद में अनुच्छेद 143 ने अनुच्छेद 142 को शिकस्त दे दी। इस वीडियो में इस संदर्भ में अनुच्छेद 142 और 143 के बीच मुकाबले के बारे में ठीक से समझेंगे। 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जेपी पारदीवाला और आर माधवन द्वारा राज्य विधानमंडलों यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास किए हुए बिल्स को राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जो कंसिडरेशन और उनकी अनुमति के लिए भेजा जाता है, उनके कर्तव्य पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। यह ऐतिहासिक फैसला 20 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेस से गठित बेंच द्वारा आर्टिकल 143 के तहत दिए गए एडवाइस के कारण एक इतिहास बनकर रह गया। तो इस तरह से आर्टिकल 43 के तहत जो सलाह दी गई, उसके कारण से आर्टिकल 142 के तहत जो जजमेंट आया था वो एक इतिहास बन गया, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक जजमेंट था। दोनों में अंतर यह है कि 8 अप्रैल 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था वो जजमेंट था इस मामले में, और 20 नवंबर 2025 को जो सलाह दी गई वो राष्ट्रपति द्वारा 16वें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह थी। तो वो जजमेंट था, ये सलाह थी। उस जजमेंट को सरकार द्वारा कोर्ट में चैलेंज नहीं करके उन्हीं बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट से 143 के जगह पर सलाह मांगी गई। निश्चित रूप से अब यदि 8 अप्रैल वाले जजमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा इस सलाह के बाद, तो उसका निर्णय इसी सलाह के आलोक में निर्धारित होने की संभावना बढ़ेगी, और इस सलाह के आधार पर संभव है कि 8 अप्रैल वाला जजमेंट रद्द भी हो जाए। यह टॉपिक यूपीएससी और बीपीएससी में आने वाले पीटी और मुख्य परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए आइए हम इसकी एक एकेडमिक एनालिसिस करते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और कहां से शुरू हुआ, और 8 अप्रैल 2025 वाला जजमेंट किस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। देखिए, ये जो मामला था उसका नाम है द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि एक तरफ तमिलनाडु गवर्नमेंट थी, ठीक है, और दूसरी तरफ गवर्नर थे वहां के, और यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। तो ये केस का नाम है, ठीक है। आप देखिए इस केस का नाम कितना पेचीदा है। सरकार ही सरकार के एक अंग से यहाँ पर लड़ रही है, अपने ही राज्यपाल से लड़ रही है, वह सरकार तमिलनाडु की, जो उसी सरकार का हेड होता है। और ये जो है केंद्र सरकार से भी एक तरफ इसमें पक्ष रखा गया है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। एक्चुअली हुआ क्या कि करीब करीब ये मामला शुरू होता है 13 जनवरी 2020 से। 13 जनवरी 2020 से, और ये करीब करीब चला 28 अप्रैल 2023 तक। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि हर राज्यों में, खासकर जहां पर केंद्र सरकार में जो रूलिंग पार्टी है उसके अपोजिशन पार्टी द्वारा रूल किया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज को मैनेज करने, वीसी के अपॉइंटमेंट और उसके इंस्पेक्शन को लेकर या उसके संबंध में और भी डिसीजंस इशू किए जाने के मामले में स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में एक विवाद पैदा होते रहा है। तो एक्चुअली ये जो 13 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2023 के बीच में 12 बिल्स पास किए गए तमिलनाडु के लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। ये सभी बिल्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज से ही रिलेटेड थे। किसी में
जो कंट्रोल का, किसी में इंस्पेक्शन का पावर जो है वो गवर्नर से लेकर वो राज्य सरकार के ऑफिसर्स को दिया गया। तो ये चीज इसमें हुआ, और ये 12 बिल्स भेजे गए। ऑब्वियस है कि जो भी बिल पास किया जाएगा वो कहा जाएगा, वो गवर्नर के पास में जाएगा। ठीक है। अब इस समय तक 28 अप्रैल तक, या अ, आप ये कहिए कि 31 अक्टूबर तक गवर्नर ने इस पर कुछ नहीं किया। यानी कि 31 अक्टूबर 2023 तक, 31 अक्टूबर 2023 को गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला कि ये जो बिल भेजा गया है गवर्नर को, वो उसको पास भी नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जब भी कोई पिटीशन किसी के खिलाफ दिया जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट उसको पहले एक नोटिस जारी करती है कि आपका इस पर क्या कहना है, आप बताइए। तो अब ये बात मामला मालूम हो गया कि 31 अक्टूबर को 2023 को मामला कोर्ट में चला गया। तब गवर्नर साहब ने क्या किया कि जो 12 बिल्स हैं, वो 12 बिल्स में से दो को भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, और बाकी जो 10 है उसको भेज दिया स्टेट गवर्नमेंट के पास, ताकि वो फिर से रिकंसिडर करके स्टेट गवर्नमेंट इसको फिर से पारित करके भेजवाए गवर्नर साहब के पास। और ये मामला हुआ 13 नवंबर 2023 को। मतलब कि 31 अक्टूबर 2023 को केस हुआ, 13 जनवरी 2020 से ये मामला चला आ रहा है, और 23 के लास्ट में जाकर ये केस होता है, और तब जाकर नवंबर में एक एक्शन होता है कि दो बिल्स को प्रेसिडेंट को और 10 को जो गवर्नमेंट है उसको भेज दिया गया। अब इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु भी जो है वो काफी तत्पर थी, और उसने 18 अप्रैल ये 18 नवंबर 2023 को इसने विधानसभा की बैठक बुलाकर और 10 बिल्स को पारित करवा दिया, और पारित करवा के उसी दिन गवर्नर के यहाँ भी भेज दिया। मतलब कि 18 तारीख को ही री इंट्रोड्यूस्ड, रिकंसिडर्ड, री अप्रूव्ड एंड रीसबमिटेड। तो ये सारा चीज हो गया। इसके बाद इस मामले पर जो है सुनवाई शुरू हुई, और इस बीच में जब 18 नवंबर को गवर्नर के पास इन सभी 10 बिल्स को भेज दिया गया, तो गवर्नर ने उसमें से सभी 10 बिलों को प्रेसिडेंट को फिर से भेज दिया। मतलब कि दो तो पहले भेजा था, और फिर जो 10 ये बचे थे, 10 को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से दोबारा पारित होने के बाद प्रेसिडेंट को भेज दिया। आप कोई भी जिसकी रुचि होगी वो इस पूरे गतिविधि को समझ सकता है कि इसमें गलती जो है क्या हो रही है। ठीक है। प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट ने क्या किया कि इन 10 जो 10 बिल गवर्नर द्वारा उनके पास में भेजे गए थे, उसमें से एक को उसमें उन्होंने अपना एसेंट दिया, 7 को रिजेक्ट कर दिया, और 2 पर नॉट कंसीडर्ड, कंसीडर ही नहीं किया गया। आइए इसमें देखते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक जो हम लोग समझे हैं उसमें भारतीय संविधान का क्या कहना है। तो अभी तक क्या हुआ कि बिल पारित हुआ लेजिस्लेटिव असेंबली से और गया गवर्नर के पास। अब गवर्नर के पास जो गया, तो उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 200 है। 200 आर्टिकल में यह कहा गया है कि अगर गवर्नर के पास में कोई भी बिल अगर राज्य सरकार की तरफ से आता है, तो राज्य सरकार के पास में 3 ही विकल्प हैं कि वो या तो एसेंट दे, नंबर ए, नंबर बी कि उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दे कंसिडरेशन के लिए, या वो
एसेंट अपना विथहोल्ड कर ले, मतलब कि सहमति अपनी रोक ले, और उस बिल को फिर से स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होने के लिए कमेंट के साथ में अपना भेज दे कि वो ऐसा क्यों चाहता है, उसमें कारण बता दे। इसी के साथ में अगर ये भेजा जाता है तो गवर्नर के पास में जो दूसरा वाला विकल्प है कि प्रेसिडेंट के पास में भेजेंगे, तो अब प्रेसिडेंट के पास में 201 आर्टिकल अप्लाई होता है, आर्टिकल 200 और ये आर्टिकल 201। अब इसमें कहा गया है कि, अच्छा इसमें देखिए, जो 200 में जो हम बात कर रहे थे, इसमें एक कहा गया है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजने के पहले वो डिक्लेयर कर देगा कि हम विथहोल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास जब जाता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट उसको फिर से विधानसभा को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और जब ऐसा फिर आएगा तब वो उस पर सहमति देंगे। यहाँ पर एक और बहुत मार्क करने वाली बात है कि 200 में यह कहा गया है कि गवर्नर अपनी सहमति को रोक नहीं सकते हैं जब दोबारा वो विधानसभा से पास होकर आए। लेकिन अनुच्छेद 201 में ये चीज नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर साफ एक बात समझा जा सकता है कि संविधान का कहना है कि जब पुनर्विचार के लिए गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे और पुनर्विचार के बाद जब ये आएगा तो ये अपनी सहमति को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में ये बात नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि राष्ट्रपति अपनी सहमति को किसी भी हद तक रोक सकते हैं। दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट जो कही गई है पूरे मामले में, इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है कि गवर्नर के पास तीनों विकल्प में से तीनों में से एक में चुनने के लिए, या तीनों को चुनने के लिए, तीनों तो नहीं चुना जा सकता है, एक को चुनने के लिए वो कितने दिन का समय लेंगे। और आप देख रहे हैं कि 2020 से 2023 हो गया, 3 साल लग गया केवल 10 बिल्स को और मतलब उस पर विचार करने में। तो संविधान ने उसमें समय नहीं दिया है, ये बात सही है। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इन दो जजेस ने, पारदीवाला और जस्टिस महादेवन ने, यह जजमेंट 8 अप्रैल को दिया था। आइए देखते हैं कि यह 8 अप्रैल को जो जजमेंट दिया गया था उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी हार्श उसमें कमेंट किया और कहा कि ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है स्टेट गवर्नमेंट के गाइड, काउंसलर और फिलोसोफर के तौर पर, इसमें ऐसा लगता है कि गवर्नर जो है वो संविधान के स्पिरिट और वर्ड से नहीं चले, बल्कि पार्टी से चले, और ये चीज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि अनलिमिटेड टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको अनलिमिटेड टाइम तक देते रहिए, बल्कि वो टाइम गुड स्पिरिट में गवर्नर के पोस्ट के प्रेस्टीज को देखते हुए उसमें बांधा नहीं गया है समय से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वीटो पावर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय तय कर दिया और उसने कहा कि 1 से 3 महीना, मतलब कि अलग अलग स्टेज पर उसमें दिया गया है कि अगर आपको, जैसे कि ए था कि आपको सहमति अगर देनी है तो जैसा भेजा गया है बिल कैबिनेट के द्वारा, तो अगर आपको उस पर पढ़ना है, उस पर विचार करना है, तो आप 1 महीना का समय लीजिए और आप उसको विचार करके भेजिए। अगर आपकी इच्छा है कि आप गवर्नमेंट के विल के एडवाइस के अगेंस्ट जाना है, तो आप 3 महीना में उसको
उसका कारण बताते हुए आप उसको रिटर्न कर दीजिए। या इसी तरह से अगर 3 महीना अगर आपको लगता है तो फिर आप उस 3 महीना में आप उसको दोबारा सभा को भेज सकते हैं, या प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए आप रिजर्व करके उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सुप्रीम की जो गवर्नर का जो एक्शन है वो एक्चुअली इन एक्शन था, और वो उनके जो एक्शंस को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से गवर्नमेंट के लिए रोड ब्लॉक कहा। उनका कहना था कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पब्लिक के वोट से चुन कर आती है, और पब्लिक क्या चाहती है वो गवर्नमेंट ही समझती है, और उसी के आलोक में और उसी काम के लिए उसको चुना जाता है। और गवर्नर अगर इस तरह से उसमें रोड ब्लॉक का काम करेंगे तो फिर पब्लिक का जो काम होगा, पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज बनेंगे वो कभी सामने आ ही नहीं पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा उस जजमेंट में कि अगर वो राष्ट्रपति को अगर राज्यपाल किसी विधेयक को पहली बार ही राष्ट्रपति के पास भेज देंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर वही विधेयक, वही बिल अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजते हैं ऑप्शन सी के तहत, और वो दोबारा अगर गवर्नर को भेजा जाता है तो फिर वो राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते हैं। आप देख लीजिए, ये चीज इसमें साफ कहा गया है। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि अगर विथहोल्ड करते हैं, गवर्नर अगर एसेंट को विथहोल्ड करते हैं कि हम नहीं देंगे, तो वो एक समरी मैनर में रिजेक्शन नहीं होगा, सिंपलिस्टर मामले में मतलब तरह से नहीं होगा, बल्कि उसमें कारण बताना पड़ेगा कि क्यों वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक तो इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लाइन उस पे बांध दिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हार्श डिसीजन लेते हुए ये कहा कि अब बहुत समय तक ये बिल्स गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास रह चुके हैं, और चूंकि ये इनको पारित नहीं किया गया है और ना कोई कारण बताया गया है, तो इस कारण से ये सभी 10 बिल्स तत्काल प्रभाव से लागू हुए माने जाएंगे, भले ही उस पर प्रेसिडेंट और गवर्नर का सिग्नेचर नहीं हो। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि बिना गवर्नर और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी बिल कानून का रूप ले ले। और उसी के बाद ये 10 जो ये हैं, जो 10 बिल्स हैं, उसको नोटिफाई कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट से, और वो उसी समय से लागू माने जाएंगे जिस तिथि को, जैसे कि 2020 से तो हम बता रहे हैं, तो 2020 से जब जब जो जो बिल भेजा गया है उसी तिथि से ये लॉ के रूप में माने जाएंगे, मतलब कि लागू हुए माने जाएंगे। ये बहुत कड़ा डिसीजन था, हालांकि ये कड़ा कहा जा सकता है, लेकिन इस तरह से टाइम जो संविधान में नहीं दिया गया है उसको आधार बनाकर 3-3 साल तक किसी विधेयक को रोकने की जो प्रवृत्ति या जो टेंडेंसी है, उस पर एक अगर टाइमलाइन लगाया गया तो उसको बुरा नहीं कहा जा सकता। और तो और ये जो टाइमलाइन की जो बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा था कि ये टाइमलाइन एक्चुअली यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा 4 फरवरी 2016 को ओएमएस जारी किया गया था, जिसमें ये बात जो 1 महीना और 3 महीना की जो बात है ये कही गई थी। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम टाइम लिमिट इम्पोज कर रहे हैं। अब ये जो जजमेंट आ गया 8 अप्रैल को, ये केंद्र सरकार के लिए एक ऐसा माना जाने लगा कि उनके रूलिंग पार्टी के
अपोजिशन में जो पार्टियां हैं और उनके द्वारा जो राज्य सरकार जो संचालित की जा रही है, वहां पर डिले करना दिक्कत हो जाएगा। और इस एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो बाधा एक उत्पन्न हो गया, मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए। तो इससे निपटने के लिए इन सभी बिंदुओं को लेते हुए जितने भी पॉइंट्स पर ये मामले खड़े हुए, उस पर अब इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया, बल्कि एक दूसरा रास्ता अपनाया गया कि आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है को आर्टिकल 143 के तहत यह अधिकार दिया हुआ है कि वो, अगर उनको कोई दुविधा हो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अब ये जो 8 अप्रैल वाला जो जजमेंट था, वो आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आर्टिकल 142 संविधान में दिया हुआ है कंप्लीट जस्टिस के लिए। ठीक है, कि यदि अगर कोर्ट को लगता है कि कंप्लीट जस्टिस दिया जाना बहुत जरूरी है और उसके लिए उनको अपने दायरे से बाहर भी जाना पड़े, तो वो जा सकते हैं, उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही माना जाएगा। और इसी के तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में टाइमलाइन नहीं होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन में टाइमलाइन, ये उन्होंने अपने जजमेंट में टाइमलाइन दे दिया। अब इसी के लिए आर्टिकल 143 का 142 के मुकाबले में का मुकाबला करने के लिए 143 का इस्तेमाल ये किया गया। और इसी के तहत 13 मई 2025 को राष्ट्रपति ने 143 एक अनुच्छेद के तहत में 14 प्रश्न भेजे गए। ये 14 प्रेसिडेंशियल क्वेश्चंस जो हैं ये भेजे गए। इस पूरे को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहा जाता है। ये हालांकि पहली बार नहीं भेजा गया है, और उसमें यह भी प्रावधान है कि अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को भेजता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में सलाह देने का और नहीं देने का दोनों का ऑप्शन रहता है। अभी तक 15 भेजे जा चुके थे, ये 16वां था। जो 13 मई को भेजा गया था, ये 16वां था। अभी तक तो सारे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जवाब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, लेकिन एक जो राम मंदिर, जो अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से रिलेटेड था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सलाह देने से इनकार कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में सलाह नहीं देने का भी ऑप्शन मौजूद है। इस मामले में जो 13 मई 2025 को भेजा गया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस का एक बेंच बनाया। इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई खुद थे। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, PS नरसिम्हा और अतुल चंदोरकर, ये पांचों लोग थे। और इन लोगों ने 20 नवंबर को ये सलाह जो है, एडवाइस जो है, ये जारी किया। अब देखा जाए कि जो 8 अप्रैल वाला जजमेंट था, उन सभी मुद्दों पर 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच द्वारा क्या सलाह दिया गया। एक तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि राज्यपाल के पास में आर्टिकल 200 के अंडर में कोई भी अगर बिल भेजा जाता है, तो उसके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस क्या है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए जो पूछा गया जो क्वेश्चन ये है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब ये दिया है कि अगर 200 आर्टिकल के तहत कोई भी बिल गवर्नर के पास में भेजा जाता है, तो उसके पास में 3 ऑप्शंस हैं। वही ये ऑप्शंस जो कि हम लोग चर्चा किए, कि एसेंट देना और
उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेना, या फिर एसेंट को विथहोल्ड कर लेना और उसको फिर से स्टेट गवर्नमेंट के पास में भेज देना कि उसको विचार करिए विथ कमेंट्स। विथ कमेंट्स मतलब ये भेजेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या होता है कि जब वो विधानसभा वहां की पास करके फिर से विदाउट अमेंडमेंट वो भेज देती है गवर्नर के पास में, तो उस परिस्थिति में गवर्नर जो है प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकते हैं। तो एक तो हुआ कि जो गवर्नर ने 10 बिल को प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया था, एक उसको इस सलाह के में ये गलत कहा गया है कि वैसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा अगर ऐसा था तो वो पहले ही भेज देना चाहिए था उनको। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें जब कि गवर्नर बिल्स को स्टेट लेजिस्लेटिव से पास करने के लिए भेजते हैं, तो वहां पर अगर फिर से दोबारा आता है तो उस क्वेश्चन पर कहा गया है कि यहाँ पर भी जो है गवर्नर जो है अब विथहोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो इसको प्रेसिडेंट को भेजने का ऑप्शन उनके पास में मौजूद रहता है। यानी कि प्रेसिडेंट तमिलनाडु के गवर्नर ने जो 10 बिल वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली से दोबारा पास होकर आया था और जो उन्होंने प्रेसिडेंट को भेज दिया था रिकंसिडरेशन के लिए, तो उसको इस सलाह में सही ठहराया गया है कि गवर्नर ने सही किया था। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन था कि जब राज्यपाल के पास में आर्टिकल 200 के तहत कोई भी बिल भेजा जाता है, तो क्या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह को मानने के लिए वो क्या बाध्य है, क्या ऐसा उसको करना जरूरी है? तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया है वो यह दिया है कि ऐसा एक सामान्य तौर पर माना जाता है कि ऑर्डिनरीली देखिए यूज किया गया है, एक सामान्य तौर पर माना जाता है कि गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात के सलाह के आधार पर ही कोई काम करेगा। हालांकि वैसे मामले जहां पर कि उनको डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, वहां भी आमतौर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर ही काम करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो उनको वहां पर ऐसी छूट है। अच्छा, अब इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 200 में एक टर्म यूज किया गया है कि इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर। इसका मतलब है कि अब इसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस सभी चीजों को एक अलग एंगल दे दिया है और कहा है कि जबकि ये उसमें यूज किया गया है, इसका मतलब है कि संविधान भी चाहता है कि गवर्नर जो है एक अपना ओपिनियन रखें और उस पर काम करें। अब यहाँ पर थोड़ा मामला जो है टेढ़ा हो जाता है। अब कोर्ट यहाँ पर यह भी एक कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि राज्यपाल को अनफेटेड पावर्स मिल गया है। इसमें देखिए, इसमें वर्ड यूज किया गया है अनफेटेड पावर्स, मतलब कि उसमें कोई भी असीमित शक्ति उनको नहीं मिली है। और यह जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के अनुसार होना चाहिए। तो मामला थोड़ा सा यहाँ पर एक ये हुआ कि गवर्नर को अपना ओपिनियन जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी हो, तो एक उसको दिए जाने की छूट दी जा रही है। और ये भी साथ में कहा जा रहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नर को असीमित पावर मिल गया है। मतलब कि संतुलन अभी भी गवर्नर के एक्शन पर डिपेंड करता है। हालांकि एक जगह इस एडवाइस में कहा गया है कि गवर्नर के इन एक्शन को जो कोर्ट है वो प्रोटेक्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या आर्टिकल 200 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल
डिस्क्रिशन का जो पावर दिया गया है वो क्या कोर्ट में जस्टिसिएबल है? मतलब कि उन्होंने जो अपना डिस्क्रिशनरी पावर में अपना जो बुद्धि और विवेक लगाया, क्या वो कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, उनको नहीं करना चाहिए था? तो यहाँ पर कोर्ट ने आंसर किया है कि राज्यपाल द्वारा संवैधानिक चुनाव जो कॉन्स्टिट्यूशनल चॉइस है वो मेरिट के स्तर पर जस्टिसिएबल नहीं है। मतलब कि कोर्ट उसमें कुछ भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है और उस मामले पर कोर्ट में प्रश्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो इसको कह दिया कि मेरिट रिव्यू इज अनअवेलेबल। मेरिट रिव्यू का यहाँ पर देखिए, मेरिट रिव्यू इज अनअवेलेबल इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगला सवाल जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि आर्टिकल 361, आपने शायद पढ़ा होगा आर्टिकल 361, तो उसमें गवर्नर और प्रेसिडेंट को एक इम्यूनिटी दिया गया है पर्सनल कैपेसिटी में किसी भी क्रिमिनल चार्जेस के अगेंस्ट में। तो कहा गया है इसमें कि क्या आर्टिकल 361 आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को जो जुडिशियल एक्शन या रिव्यू से क्या उसको प्रोटेक्ट करता है? मतलब कि वो अगर कोई भी काम गवर्नर ऐसा करते हैं तो क्या उस पर कोर्ट में कोई केस करने से उनको मुक्ति मिली हुई है, क्या इम्यूनिटी मिला हुआ है? तो इस मामले में कोर्ट का कहना है कि पर्सनल कैपेसिटी में जो उनको इम्यूनिटी मिला हुआ है वो तो पर्सनल है, लेकिन ऑफिशियल ग्राउंड पर जो वो काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह में कहा है कि अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई उस तरह का काम करते हैं तो उसको जुडिशियल रिव्यू में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि जब संविधान में कोई समय सीमा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जब कोई ऐसा कोई टाइम लिमिट इसमें नहीं दिया हुआ है, वो एब्सेंट है, तो क्या आर्टिकल 200 के तहत जो गवर्नर को कोई काम करने के लिए, बिल पर एक्शन लेने के लिए, क्या कोर्ट जो है वो टाइम लिमिट या टाइम लाइन वो क्या तय कर सकता है? यानी कि सीधे सीधे ये प्रश्न है कि जो 8 अप्रैल 2025 वाले में जो टाइम लिमिट लगाया गया है क्या वो कोर्ट के अधिकार के दायरे में आता है या नहीं आता है? इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया है कि वो पूरा जजमेंट ही त्रुटिपूर्ण था, एरोनियस था। साफ इसमें ये चीज बात कही गई है। अब ये तो कहने वाले कहेंगे कि ये सलाह है, वो जजमेंट था, तो जजमेंट पर सलाह जो है हावी नहीं होगा, लेकिन वो 2 जज का था, ये 5 जज का है। और जब कह दिया कि एरोनियस था तो कभी भी जब उसको चैलेंज किया जाएगा तो ये बहुत बड़ा जो है उसको सपोर्ट कर देगा और उसको उस जजमेंट को रद्द कर दिया जा सकता है। और इसमें एक ये भी बात ये कही गई है कि जो डीम्ड एसेंट वाला था कि बिना राज्यपाल या राष्ट्रपति के सिग्नेचर के ही किसी को पास, किसी बिल को पास कर दिया जाए, तो कहा गया है कि ये तो डीम्ड कंसेप्ट जो है ये अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में। हालांकि ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो दो आर्टिकल 142 के तहत दिए गए जो उसका एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर था उसके तहत में जाकर दिया गया था। तो उस 2 जजों की बेंच को भी ये पता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन चूंकि उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था, 2020 से 2023 हो गया था, तो इस पर इसने उसने माने जो 2 जज की जो बेंच थी उसने किया था कि इसको अब उनका सिग्नेचर का आप वेट मत करिए, जिस डेट से उनके पास में दिया गया था उसी डेट से उसको लागू माना जाएगा। इस चीज को भी इस सलाह में गलत माना गया है एक तरह से।
असंवैधानिक माना गया है कि संविधान में ही नहीं दिया हुआ है, तो इसका तो खैर सवाल ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि क्या आर्टिकल 201 के अंडर में जो प्रेसिडेंट ने अपना माइंड लगाया है, अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर का यूज किया है, क्या वो जस्टिसिएबल है? क्योंकि अगर ये है तभी वो टाइमलाइन जो है, जो आरोपित किया गया था, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अगर जस्टिसिएबल ही नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टाइमलाइन इम्पोज किया गया था वो तो गलत फिर माना जाएगा। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दिया है वो कहा है कि जब हम मतलब ये पहले ही जो दे दिया गया है कि प्रेसिडेंट द्वारा जो भी डिस्क्रिप्शन यूज किया गया है उस पर कोर्ट में वो जस्टिसिएबल नहीं है, मतलब कि वो कुछ भी ले सकते हैं। तो सीधे सीधे क्या हो गया कि 1 से 3 महीना का जो आरोप, जो टाइम लाइन जो दिया गया था 3 महीना का, उसको जो है ये खत्म मतलब माना जाएगा, वो गलत था, इसका ये कहना है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कहता है कि क्या राष्ट्रपति पर भी आर्टिकल 201 के तहत जो न्यायालय है, जो जो कोर्ट है, वो टाइमलाइन इम्पोज कर सकता है? अब यहाँ पर ये सीधे सीधे जो है ये कर दिया गया, क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो कोर्ट ने भी सीधे सीधे सलाह दे दिया कि प्रेसिडेंट जो है वो टाइम बाउंड नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात हो गई कि जो टाइमलाइन जो इम्पोज किया गया था 8 अप्रैल 2025 को, वो जो है गलत था। आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि क्या हर बार जब कोई बिल प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाएगा तो क्या प्रेसिडेंट कोर्ट से माने सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा तब जाकर उस पर पारित करेगा? तो इस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 नवंबर को जो सलाह दिया है उसमें ये कहा गया है कि नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि वो सलाह लें, इसलिए वो अपने मन से, अपने जो मन से करेंगे, उस वो कोर्ट में जस्टिसिएबल नहीं है और वो कोर्ट से सलाह लेंगे नहीं। तो इन तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि उनकी जब इच्छा हुई तब वो ये चीज करेंगे, उन पर कोई टाइम बाउंड भी, कोई टाइम लाइन भी इम्पोज नहीं किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि क्या आर्टिकल 200 और 201 में जो गवर्नर है और जो प्रेसिडेंट है उनका जो भी एक्शन है या जो भी निर्णय, वो डिसीजन जो लेते हैं, तो क्या वो कोर्ट में जस्टिसिएबल है, क्या वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर में आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ भी जो है कोर्ट ने कहा है कि दिस इज अनहर्ड, अनफैथमेबल, यानी कि अकल्पनीय, इस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर में ये है। मतलब कि भारत में ये चीजें कभी नहीं हुई, यानी कि ये बेकार की बात है। यानी कि जो आर्टिकल 200 और 201 के अंदर में जो प्रेसिडेंट और गवर्नर जो डिसीजन लेते हैं उसमें कोर्ट का कोई दखल ही नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है कि क्या आर्टिकल 142, जिसके बारे में हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, क्या आर्टिकल 142 प्रेसिडेंट और गवर्नर के काम में या उनके डिसीजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है? मतलब कि यहाँ पर पूछने का मतलब ये है कि आर्टिकल 200 और 201 में ये कहा गया है कि कोई भी बिल जो है वो गवर्नर या प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कानून के बिना लागू नहीं हो, मतलब कानून नहीं बनेगा। तो उसमें जो बनाया गया है, क्या वो आर्टिकल 142 से अगर उस पर टाइमलाइन इम्पोज कर दिया गया तो वो तो एक उस पावर का सब्स्टिट्यूशन हो गया, कह दिया गया कि उसी दिन से लागू कर दीजिए बिना सिग्नेचर का। तो ये जो कहा गया था, तो इसी के बारे में इसमें पूछा गया है कि क्या इसको, ये वैलिड है, ये मतलब ठीक बात है? तो इसमें भी कोर्ट ने कहा है
कि ये जो है ठीक नहीं है, और इसने रिजेक्ट कर दिया इस चीज को, इस आर्गुमेंट को। क्योंकि उसने कोर्ट का इसमें जो सलाह दिया गया है वो यह दिया गया है कि डीम्ड एसेंट की जो का जो कंसेप्ट है वो यह मान के चलता है कि जो गवर्नर है और प्रेसिडेंट है उसके आधार पर कोर्ट उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। तो कुल मिलाकर बात यही है। और इसमें एक मतलब हार्श भी थोड़ा सा मन कहा गया है कि ये ऐसा लगता है कि ये जुडिशरी द्वारा जो है ये एक प्रेसिडेंट के और गवर्नर और प्रेसिडेंट के पावर को टेक ओवर कर लिया गया है। तो एक तरह से 8 अप्रैल वाले को पूरी तरह से उसको निगेट ही किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कानून बनाती है वो बिना गवर्नर के एसेंट के क्या वो कानून बन सकता है? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल के ऑर्डर में ये बात कही थी। तो 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सलाह दी है कि इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मतलब कि वो जो कानून बनाने का ऑर्डर दिया गया था बिना सिग्नेचर का, वो एक तरह से असंवैधानिक था। इसका इसमें आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए कि क्या है। अगला प्रश्न मोटे तौर पर यह कहता है, थोड़ा लंबा है लेकिन हम इसको शॉर्ट में आपको समझा देते हैं, ठीक है, कि आर्टिकल 145(3) के प्रोविजन में क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसके लिए 5 न्यायाधीश गठित, मतलब 5 न्यायाधीश से इसको बेंच को देना जरूरी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा नहीं दिया है। आर्टिकल 142 जो जिसके तहत 8 अप्रैल वाला दिया गया था, वो क्या, इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 142 जो दिया गया है तो क्या वो केवल प्रोसीड्यूरल प्रोविजंस तक ही सीमित है या क्या है? तो इसमें कोर्ट का यह कहना है कि वो सही सही इसका आंसर देना पॉसिबल नहीं है। तो ये हट गया। अंतिम क्वेश्चन पर हम आते हैं। इसमें पूछा गया है कि क्या आर्टिकल 131 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 है, कि क्या 131 के अलावे किसी और आर्टिकल के तहत और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत यूनियन और स्टेट के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट हुआ है तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोका गया है आज तक, या ऐसा कोई जरूरत मतलब पड़ता है, ऐसा है कि नहीं है? तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो इस तरह से ये 14 प्रश्न पूछे गए थे आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों के बेंच से ये सलाह जारी किया है। अब देखा जाए कि इसका आगे जब जरूरत पड़ता है तो आर्टिकल 142 के तहत में जो जजमेंट 8 अप्रैल को दिया गया था वो किस तरह से हैंडल किया जाता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।